नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं दी और आगे की पारी के लिए आशीर्वाद भी दिया। ये जानकारी पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि आपकी व्यक्तिगत रूप से दी गई बधाई मेरे लिए प्रेरणापुंज है। आपके मार्गदर्शन में मेरे सभी साथी और प्रदेश के कर्मठ कार्यकर्ता देवभूमि उत्तराखंड को विकास का अनुकरणीय उदाहरण बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आपका पुनः हृदय से आभार। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। तो वह प्रमुख राज्य आंदोलनकारी भाजपा मंडल अध्यक्ष धीरज बिष्ट ने देहरादून में नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्हें मुख्यमंत्री बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। धीरज पूर्व में पुष्कर धामी जब युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उस दौरान युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। पुष्कर धामी के बेहद करीबी होने के साथ उस दौरान युवाओं के लिए अधिक कार्य इनके द्वारा भी किए गए हैं। धीरज ने बताया कि पुष्कर धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश का विकास तेजी के साथ होने के साथ ही युवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। तो वह उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के बाद प्रदेश को 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी मिले हैं। तो वहीं अब नए मुख्यमंत्री को लेकर भी विपक्ष ने राजनीति करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हरदा ने चुटीले अंदाज में नए मुख्यमंत्री को बधाई के साथ नसीहत भी दे डाली। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश की जनता उम्मीद करती है कि सबसे युवा सीएम धामी अपनी चमक जरूर दिखाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर बाकी नेताओं की तरह वे झूठे आश्वासन न दें, बल्कि क्रिकेट की पिच पर बल्लेबाजों की तरह दमदार प्रदर्शन करें। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी का घोषणा पत्र उन्हें गंभीरता से पढ़ने की बात कही। तो वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के बाद अब सियासत तेज हो चली है। पौड़ी में प्रदेश कांग्रेस अब बीजेपी सरकार पर हावी होने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव कविंद्र इस्टवाल ने बीजेपी हाईकमान पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी हाईकमान जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया को चंद माह में बदल रहा है, उससे ये सिद्ध हो रहा है कि प्रदेश को महज एक प्रयोगशाला मान लिया गया है, जहां चंद माह में बदलाव कर जनता को छला जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जन भावनाओं को भी गहरी ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि जनता हर बार नए चेहरे से विकास की उम्मीदें लगाती है, लेकिन ये उम्मीदें साकार हो पाए इससे पहले ही पार्टी अस्थिरता के कारण प्रदेश के मुखिया का ही चेहरा बदल देती है, जो कि संवैधानिक तौर पर भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सियासी उठापटक के कारण प्रदेश का चहुमुखी विकास किस कदर हो रहा होगा, इससे अब सभी वाकिफ हैं। प्रदेश के अंदर जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक और अचानक से एक नया फेरबदल, मानो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस प्रदेश को एक प्रयोगशाला आपने बना दिया। अचानक आप एक नया डिसीजन लेते हैं। 2-2.5 महीने पहले आपने एक निर्णय लिया था कि यहाँ पर हम एक नया मुख्यमंत्री स्थापित करेंगे, जो कि यहाँ विकास की बातें करें, जो इस प्रदेश को एक दिशा देने का काम करें। आज बड़ा दुख का विषय है कि न तो कोई यहाँ विकास की बातें करता है, ना कोई यहाँ हॉस्पिटलों की व्यवस्था करता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको या तो कानून की व्यवस्था बारे में जानकारी कम है, या आप संवैधानिक पदों का हनन कर रहे हैं। तो वहीं देश के मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है, जिस कारण मैदानों में रहने वाले लोग पहाड़ों में ठंडे मौसम का
आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं तराई में पड़ रही झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए पर्यटक हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते सरोवर नगरी नैनीताल अब पर्यटकों से गुलजार हो रही है और पर्यटक यहां के ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। यहां पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि वो मैदानों की चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए नैनीताल की ठंडी हवाओं का आनंद लेने आए हैं। पर्यटकों को नैनीताल का पल पल बदलता मौसम खूब भा रहा है। हमारी फर्स्ट विजिट है नैनीताल। वी आर जस्ट लविंग इट। इट्स अ गुड प्लेस। अच्छा वेदर है तो वी आर जस्ट, इट्स अ वेरी प्लेजेंट वेदर, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ आकर। खूब एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे पेरेंट्स भी आए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। वेदर में बहुत डिफरेंस है। वहाँ हमारे यहाँ 38-40 है, यहाँ पे 20-21 डिग्री है, तो बहुत बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा है। कर रहे हैं। हमने जो होटल भी है वो लेक व्यू का लिया हुआ है। वहाँ हम आज सुबह मॉर्निंग में ही पहुँचे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह वेदर भी बहुत अच्छा था और यहाँ का ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ के। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। बहुत रोमांटिक पहाड़ियाँ हैं। बहुत अच्छी है। मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बिल्कुल बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ दिल्ली के मौसम की, तो दिल्ली का मौसम इस समय बेहद गर्म है। जहाँ दिल्ली का मौसम 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है। उसी मौसम को देखते हुए हमने यहाँ नैनीताल का रुख किया है और यहाँ आने के बाद मौसम में बहुत बदलाव है। बहुत ही कम तापमान है। सुबह हमारा यहाँ आना हुआ था और हमारा होटल भी लेक व्यू की साइड में ही है, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद वेदर बहुत अच्छा है, ठंडा है और थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ मौसम बदल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। देखिए सर, अभी तो थोड़ा थोड़ा लोग आ ही रहे हैं सब, और उसकी वजह से सभी लोगों को काम मिल भी जा रहा है इस टाइम। पीछे से तो खैर परेशानी कुछ कम हुई है। इस टाइम जो काम चल रहा है हमारा, 1-2 चक्कर का, 1 चक्कर का काम हो जा रहा है घोड़ा वालों को सभी का। तो कितना फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा क्या सर, अपना पेट पालने हो जा रहा है और क्या। इस टाइम तो पीछे कर्ज बंद हो रहे थे, अब वो कर्ज बंद इधर करना, अदा करना हम लोगों ने। ये वाली परेशानी थी, वो परेशानी कम हो जाएगी सर। जब काम खुलेगा तो सभी का खुला है काम। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में नैनीताल से संवाददाता कांतापाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कांतापाल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस हिसाब से जब हमने कोविड का वो बुरा दौर देखा, जब न सिर्फ आम जनता बल्कि उत्तराखंड, जो कि एक पर्यटक राज्य कहा जाता है, और उत्तराखंड की जो हम कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं बहुत हद तक पर्यटन पर ही निर्भर है, अब ऐसे में कोविड धीरे धीरे कोविड की दूसरी लहर में कमी देखी जा रही है और उत्तराखंड के अंदर और नैनीताल के अंदर अब पर्यटकों का आना भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। ऐसे में न सिर्फ वो पर्यटक काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, बल्कि उनके आने से नैनीताल में जिन भी लोगों का जो हम कह सकते हैं व्यवसाय या व्यापार पर्यटकों की वजह से चलता है, उनमें भी एक खुशी की लहर देखी जा सकती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल उमंग, मैं आपको बता दूं, जहां तराई क्षेत्रों में 45 से 48 डिग्री झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही, तो वहीं नैनीताल का कूल मौसम जो है पर्यटकों को खूब भा रहा है, जिससे पर्यटक नैनीताल का और अन्य हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों की आमद यहाँ इतनी अधिक है उमंग की सड़कों जाम की स्थिति हो जा रही है, जिससे पर्यटक यहाँ पहुंचने का सिलसिला है जो लगातार उमंग यहाँ पे जारी है। जो यहाँ पर्यटक कारोबारी हैं, होटल व्यवसायी हैं, नाव चालक हैं, घोड़ा चालक हैं, तो लंबे समय 1.5 साल का इन्होंने लॉकडाउन का जो वक्त देखा है, कहीं ना कहीं बुरा दौर इनका यहाँ पे रहा। खाने पीने और इनका घर चलाने की जो समस्याएं थी वो भी उनको यहाँ पे रही। अब पर्यटकों की आमद जो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही है और सरोवर नगरी के सारे होटल यहाँ पे पैक हो चुके हैं। नैनी झील में जो बोटिंग करते हैं, बोट यहाँ पे चल रही है, बोट का आनंद ले रहे हैं, घोड़सवारी यहाँ पे होती है, तो कहीं ना कहीं कारोबारी पर्यटकों की आमद से यहाँ पे खुश है। अब उन्हें उम्मीद है कि जो उन्होंने 1.5 साल का बुरा वक्त देखा वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब पटरी पर लौट आएगा और उनकी जो भी रोजी रोटी की यहाँ पे समस्या बनी हुई थी उसमें सुधार आएगा। जी उमंग। जी बिल्कुल कांतापाल, और जानना चाहेंगे आपसे कि अब जो उत्तराखंड में नैनीताल में जो भी लोग पर्यटन व्यवसाय पर निर्भर है, उनमें खुशी की लहर तो है ही, साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासनिक स्तर पर इन पर्यटकों की देखभाल के लिए, क्योंकि कोविड हालांकि कम ज़रूर हो गया लेकिन हम कह सकते हैं पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासनिक स्तर पर नैनीताल में की गई हैं? उमंग, मैं आपको बता दूं कि नैनीताल में जो भी एंट्री पॉइंट है, कालाडूंगी से चाहे नैनीताल आए या हल्द्वानी से नैनीताल जो भी पर्यटक आ रहे हैं, उनको बैरियर पर रोककर उनका कोविड टेस्ट से जो नेगेटिव है वो देखी जा रही है। उसके बाद ही
उन्हें नैनीताल में प्रवेश करने दिया जा रहा है। जो भी पर्यटक कोविड रिपोर्ट अपनी नेगेटिव लेके नहीं आ रहे हैं, उन्हें आधे रास्ते से ही उमंग वापस कर दिया जा रहा है, ताकि जो नगर में पर्यटक आ रहे हैं और भीड़ आ रही है, तो यहाँ लोगों को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए जो प्रशासन ने पहल की है, वो एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही बेहतरीन पहल है। जी उमंग। जी बिल्कुल कांतावाल, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड प्रदेश की सियासत में हो रही उथल पुथल में पुष्कर धामी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद विपक्ष भी अब सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जनता का शोषण किए जाने का आरोप लगाया था। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने सूबे के मुख्यमंत्री बदले जाने पर सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि चेहरा बदलकर बीजेपी अपनी नाकामी नहीं छुपा सकती और उत्तराखंड की जनता विधानसभा चुनाव में इस भ्रष्टाचार सरकार को जवाब जरूर देगी। उन्होंने बीजेपी सरकार पर उत्तराखंड की जनता को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार चेहरे बदलकर सरकार की नाकामी छुपाना चाहती है। हर साल ऐसे खराब कर दिया इन लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार कहकर आई थी और जनता ने उनको भारी बहुमत के साथ चुनाव जिताया था। 70 में से 57 विधायक इनके पास हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्होंने पहले दिन से ही इनका कोई विकास में दिलचस्पी नहीं थी। प्रदेश में सड़कें नहीं, बिजली की हालत बद से बदतर, अस्पतालों की हालत बद से बदतर। हम इस बात को लगातार कहते रहे कि प्रदेश में बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है। जो कांग्रेस के शासन में फैक्ट्रियां लगी, वो लगातार फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। किसान परेशान हैं, खेत में पानी नहीं है। इन सब चीज़ों को हम उजागर करते रहे, लेकिन खुशी की बात यह है कि 4 साल बाद ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कहने पर मोहर लगाई। तो ये आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया है। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में ढील देते हुए कर्फ्यू को 13 जुलाई तक बढ़ा दिया और इसके साथ ही सरकार ने अब शॉपिंग मॉल भी 50% क्षमता के साथ खोलने को लेकर इसे हरी झंडी दिखा दी है। बता दें कि कोविड कर्फ्यू के बाकी नियम पहले की ही तरह रखे गए हैं, जो वर्तमान में भी लागू हैं। रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी, तो वहां व्यापारिक संगठन अपने हिसाब से 1 दिन दुकानें बंद कर सकेंगे। प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता जारी रहेगी। मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए भी नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी। और अभी प्रदेश में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार ने 50% क्षमता के साथ सभी कोचिंग सेंटर और जिम खोलने की अनुमति पहले ही दे दी है। इनमें केवल 18 साल की आयु से ऊपर के छात्रों और अभ्यर्थियों को ही प्रवेश की अनुमति है। पहले की तरह पर्यटन स्थल नैनीताल और मसूरी रविवार को खुल सकेंगे। बंदी का दिन है, साप्ताहिक बंदी का दिन बाजारों में 1 दिन मार्केट को बंद रखना अनिवार्य रहेगा, लेकिन अब बाजार अपने ट्रेडिशनल बंदी के दिन बंद रख सकते हैं। मसलन जैसे देहरादून संडे को बंद होता था, संडे को बंद रहेगा। ऋषिकेश बृहस्पतिवार को बंद होता था, तो बृहस्पति को बंद होगा। पूरे पुराने जो रिलैक्सेशन थे वो जारी रहेंगे। केवल जो मॉल हमारे हैं, मॉलों को 50% क्षमता के साथ खोलने का निर्णय लिया गया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे कि कोविड कर्फ्यू को हालांकि 13 जुलाई यानी कि 1 हफ्ते और बढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी वर्तमान कर्फ्यू में कुछ बुनियादी रियायतें दी गई हैं। जैसे कि शॉपिंग मॉल्स की अगर हम बात करें तो 50% क्षमता के साथ उन्हें खोलने की इजाज़त दे दी गई है। कोचिंग सेंटर्स को खोलने की इजाज़त है। जिम में भी आप जा सकते हैं, लेकिन इन तमाम जगहों पर जहां पर भी इन्हें छूट दी गई है, कोविड नियमों की पालना करना बेहद ज़रूरी है। और क्या कुछ अपडेट है विशाल इस खबर पर? देखिए उमंग, क्योंकि देखिए अभी तक कोविड जो है वो अभी भी पैर पसारे हुआ है। उत्तराखंड में अभी भी पूरी तरह से कोविड के जो संक्रमण है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में देखिए साफ तौर से जिस तरह से देखिए नए मुख्यमंत्री प्रदेश को मिले, उसके बाद उनकी बैठकें हुई,
और कल जिस तरह से बैठक हुई तो उन्होंने साफ तौर से ये देखा गया कि किस तरह ही अब आगे चलाना है चीजों को। तो उन्होंने कहा है कि जो जरूरी चीजें हैं उनको हम खोलेंगे और जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं उनको हम सुचारू करेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको हम अभी थोड़ा होल्ड पर डाल सकते हैं तो उनको हम अभी थोड़ा होल्ड पर डालेंगे। तो इसी के तहत देखा जा सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें छूट दी गई है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको पूरी तरह से अभी भी बंद रखा गया है। ऐसे में मॉल वगैरह को देखिए अभी बंद ही रखा गया है, क्योंकि देखिए काफी जो जिस तरह से देखा जा रहा था कि लगातार ज्यादा जो छोटे हैं विशाल, जिस प्रकार से आपने कहा कि पर्यटन स्थल नैनीताल और मसूरी के लिए विशेष आदेश यहाँ पर दिए गए हैं कि वो रविवार को भी खोले जा सकेंगे, बाकी जो भी बुनियादी जो नियम कायदे कोविड कर्फ्यू के हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये एक हम कह सकते हैं राहत की बात है मॉल संचालकों के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिम संचालकों के लिए उन्हें खुलने की परमिशन दे दी गई है। हालांकि अभी तक सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही है और साथ ही साथ इस पूरे कर्फ्यू के दौरान जो भी छूट दी गई है उसके बाद भी आपको कोरोना की गाइडलाइन की पालना करनी बेहद जरूरी होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए विशाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मंगलौर के कुमराडा गांव में ईंट भट्टे के मालिक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं इस मामले में अन्य 7 और आरोपियों की धरपकड़ जारी है। एसएसपी हरिद्वार ने मामले का पर्दाफाश करते हुए कहा कि ईंट भट्टे के मालिक का ईंट भट्टा कब्जाने के लिए खुद जमीन मालिक ने ही अन्य लोगों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि 29 जून को कुमराडा गांव में दिन दहाड़े ईंट भट्टा मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2021 को जो गांव कुमराडा में जो ईंट भट्टे का मालिक श्री अजय मालिक की जो हत्या हुई थी उस पर 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो है बेसिकली जिसका ज़मीन से ईंट का भट्टे चला रहा था उनका और उनका रिश्तेदार दोनों मिलके इनको समाप्त करके जो है ईंट भट्टे को कब्जा करने का साजिश में जो है इनके ऊपर हमला किया है। इसमें 2 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और इनका जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 2 तमंचा में कारतूस हमने बरामद किया है और 7 लोग जो है इसका पूरा साजिश का जो है हमारे इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने अच्छा सपोर्ट किया और 7 लोगों का नाम और प्रकाश में आए, उनके लिए गिरफ्तारी का प्रयास। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए मंगलौर से हमारे संवाददाता रोहित कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, जानना चाहेंगे, हालांकि इस पूरी घटना के जिम्मेदार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 7 अन्य की तलाश अभी जारी है, क्या कुछ और अपडेट है इस खबर पर? रोहित देखिए उमंग, मैं आपको बताना चाहूंगा जो 29 तारीख में जो ये घटना हुई थी, एक बहुत बड़ी घटना है। पूरी इस घटना से हमारे पूरा मंगलौर क्षेत्र है इसमें बहुत सनसनी फैल चुकी थी और पुलिस इसमें लगातार, पुलिस की 4 टीमें इसमें लगाई गई थी। पुलिस ने जो लगातार दबिश दे रही थी हर जगह पर, जिसमें इन्होंने 2 जो आरोपी है इनको गिरफ्तार किया। बाकी 7 में अभी सारे आरोपी जो 7 थे बाकी जो फरार चल रहे हैं उनको भी जो पुलिस लगी हुई है उनको तलाश करने में। अगर इसकी बात करें कि भट्टा मालिक जो है इसका कुछ जमीनी विवाद कुछ लेकर का था। ये जो भट्टा मालिक था, जो भट्टे मालिक ने ये जमीन जो है किराए पे ली थी, भट्टे को किराए पे लिया हुआ था, मगर जो जमीन का मालिक था वो भट्टे पे कब्जा करना चाह रहा था जमीन के साथ साथ। इसमें यही सिलसिला था, इनका यही सिलसिला था कि भट्टा को जो है कब्जाया जाए और कब्जाने की दृष्टि से ही इसको भट्टे मालिक के साथ इनकी कई बार पहले भी कहासुनी हो चुकी थी, जिसको लेकर इन्होंने गुस्सा होने के बाद इसको इन्होंने गोली मार दी मृतक को। जी रोहित, तो अब पुलिस प्रशासन की तलाश हालांकि 7 आरोपियों को लेकर लगातार जारी है और उम्मीद है कि उन 7 आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपको बता दें कि मानसून सीजन शुरू होते ही आबादी वाले क्षेत्रों में जंगली गजराजों की दस्तक शुरू हो गई है। ऋषिकेश क्षेत्र में इन दिनों हाथियों की आमद से
आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल रविवार देर रात यहां मोतीचूर बस्ती के निकट एक विशालकाय हाथी के आ जाने से हड़कंप मच गया। हाथी मोतीचूर बस्ती स्थित रेलवे ट्रैक पर आ गया और हाथी के आते ही बस्ती वाले परेशान हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पार्क महकमे की टीम को इसे जंगल में खदेड़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। आपको बता दें कि कुछ वर्ष पूर्व इसी स्थान पर टीपू नामक हाथी आ गया था, जिसकी रेलवे पुल से गिरने के बाद दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद पार्क प्रशासन ने इस क्षेत्र में नियमित गश्त शुरू की थी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद रात को मंत्रिमंडल की पहली बैठक बुलाई और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगाई गई। जहां धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री पहुंचे, तो वहीं आज सुबह शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट की ब्रीफिंग की। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में 6 प्रमुख बिंदुओं पर मुहर लगाई गई है। उन 6 बिंदुओं की अगर बात करें तो जनमानस के लिए विभिन्न योजनाओं से जनता को लाभ पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ 2018 में बहाल हुए संविदा प्रवक्ताओं को वापस लिया जाएगा। मनरेगा कर्मियों द्वारा साल का वेतन कर्मचारियों को दिया जाएगा। तो वहीं जिला रोजगार कार्यालय हर जनपद के आउटसोर्स के माध्यम से कार्य करेगा। और साथ ही साथ पुलिस नियमावली के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। 3 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। 22,000 रिक्त पद भर्ती प्रक्रिया के बैकलॉग को भी भरा जाएगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त कराएगी। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में पुष्कर धामी ने कल कैबिनेट की एक अहम बैठक ली है और प्रमुख 6 बिंदुओं पर इस बैठक में मुहर लगी है, जिसमें 22,000 रिक्त पद भर्ती प्रक्रिया के बैकलॉग को भरा जाएगा। दलितों के उत्थान के लिए राज्य सरकार ने संकल्प लिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जनमानस के लिए विभिन्न योजनाओं से जनता को लाभ पहुंचाया जाएगा। 2018 में बाहर हुए संविदा प्रवक्ताओं को वापस लिया जाएगा। तो वह इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी देहरादून से संवाददाता प्रियंका जगूरी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रियंका, जानना चाहेंगे इन जो 6 प्रमुख बिंदु जो इस कैबिनेट की बैठक में उठाए गए हैं, जिन पर आगे काम किया जाएगा, उसके अलावा और क्या कुछ प्रमुख बातें रही नए और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की पहली कैबिनेट बैठक के? बिल्कुल उमंग, जिस तरीके से कल नए जो सीएम बने हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने शपथ ली है, तो उसके बाद से ही वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने देर रात जो है कैबिनेट बैठक बुलाई और कई महत्वपूर्ण विषयों पर यहाँ पर कैबिनेट में चर्चा की गई है। जो 6 बिंदु है वो उन पर मुहर लगी यहाँ पर कैबिनेट की। और एक और बड़ी बात ये है कि कल जिस तरीके से जो मंत्री हैं, धामी सरकार में जो मंत्री जुड़े हैं, वो मंत्री, उन सभी मंत्री जो तीरथ सरकार के समय में मंत्री रह चुके, उनमें से जो 3 राज्य मंत्री थे, उन्हें भी धामी कैबिनेट में कैबिनेट की जगह मिली है। राज्य मंत्री को हटाकर सभी को कैबिनेट मंत्री बनाए गए। तो तमाम बिंदुओं पर कल जिस तरीके से कैबिनेट बैठक की गई, तो उन्होंने चर्चा की। 6 बिंदुओं पर यहाँ पर मुहर लगी। राज्य सरकार ने यहाँ पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त करने की भी बात कही है। और साथ ही जो दलितों के उत्थान के लिए राज्य सरकार जो है, सरकार ने यहाँ पर संकल्प लिया है। और कई ऐसे विषय है जैसे कि मनरेगा कर्मियों द्वारा की गई हड़ताल का वेतन कर्मचारियों को वापस दिया जाएगा, इस पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। साथ ही जो पुलिस नियमावली के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा, ये प्रस्ताव भी यहाँ पर पास किया गया कैबिनेट में। और साथ ही जो रिक्त पद है प्रदेश में पड़े हुए, उन पर 22,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए बैकलॉग पर भी भरा जाएगा, ये कैबिनेट में रखा गया। जी बिल्कुल प्रियंका, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।